हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। बट एक्सरसाइज करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 10.2 वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की पहली दो थ्योरम्स की थी। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर थ्योरम नंबर 3 के साथ, जिसके अकॉर्डिंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम सर्कल के सेंटर से सर्कल की किसी कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और यहाँ पर हमने एक कोड को ड्रॉ किया है जिस कोड का नाम है AB। अगर हम यहाँ पर सेंटर से सर्कल की कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं OM। यानी कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमें गिवन है कि OM इस परपेंडिकुलर टू AB। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AM इक्वल्स टू BM। तो ये इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल की कोड के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आगे फिर थ्योरम नंबर 4 में कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यानी कि ये थ्योरम नंबर 3 की ही कन्वर्स है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम सर्कल के सेंटर से सर्कल की किसी कोड के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और ये लाइन सेगमेंट अगर इस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर AB एक कोड है जिसके ऊपर हमने सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया और थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन सेगमेंट इस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि हमें ये पता है कि AM इक्वल्स टू BM। तो अगर सेंटर से ड्रॉ किया हुआ लाइन सेगमेंट किसी कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो इसका ये मतलब होगा कि वो लाइन सेगमेंट उस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर आप O से AB के ऊपर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो कि ये इसके दो इक्वल पार्ट करता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। मीन्स आप ये कह सकते हो कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद थ्योरम नंबर 5, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर नहीं आते, तो आप देख सकते हो कि ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर मार्क किए हैं। तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला केवल और केवल एक ही सर्कल हो सकता है, यानी कि केवल एक ही यूनिक सर्कल ऐसा होगा जो उन तीनों पॉइंट से पास करेगा। और आगे इसमें कहा गया है इफ ABC इज अ ट्रायंगल देन बाय अबव गिवन थ्योरम देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस A, B एंड C ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है ABC या फिर PQR या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है, यानी कि जो इसके 3 वर्टिसेस हैं ABC, तो इन तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला केवल और केवल एक ही यूनिक सर्कल होगा, जैसे कि थ्योरम नंबर 5 में भी कहा गया था। और इस तरह से ये जो सर्कल बनेगा, दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC। यहाँ पर आपको लिखना है ट्रायंगल, इसकी जगह पर लिखना है आपको ट्रायंगल ABC। यानी कि अगर एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं तो उसके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला केवल और केवल एक ही सर्कल होता है। और इस तरह से सर्कल जो हम ड्रॉ करते हैं उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। आगे फिर इसमें कहा गया है एंड द रेडियस इट्स सेंटर एंड द रेडियस आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली सर्कम सेंटर। यानी कि इस तरह के सर्कल का जो सेंटर होगा, ये इस सेंटर को हम कहेंगे सर्कम सेंटर, और इस तरह के सर्कल की जो रेडियस होगी
यानी कि अगर हम यहाँ पर इस सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन सेगमेंट इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस होगी और इस रेडियस को कहा जाएगा सर्कम रेडियस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3, जिसके अंदर फर्स्ट सम है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। यानी कि हमें यहाँ पर सर्कल के डिफरेंट पेयर्स ड्रॉ करने हैं और हमें ये देखना है कि उनमें कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, और ऐसे भी हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने कॉमन हो सकते हैं किसी भी दो सर्कल के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने दो सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहे, यानी कि इनके अंदर 0 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है, यानी कि कोई भी पॉइंट इनका कॉमन नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर दो सर्कल को इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये दोनों एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट P इनका कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सर्कल के अंदर एक कॉमन पॉइंट है। उसके बाद हमने दो सर्कल को इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट हो जाएगा और एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में दो कॉमन पॉइंट्स हैं और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी दो सर्कल के अंदर। आफ्टर दैट सम नंबर 2, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब भी हम कंपास का यूज़ करके एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पर भी हम उस कंपास की टिप को रखते हैं और सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पर हमने कंपास की टिप को रखा था वही पॉइंट उस सर्कल का सेंटर होता है। बट अगर हम कंपास का यूज़ ना करके और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो हमें यहाँ पर इस सम नंबर 2 में ये बताना है कि अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है और इस सर्कल के अंदर हमने दो कोड्स को ड्रॉ किया है, जिनमें से एक का नाम है PR और एक का नाम है QR। तो यहाँ पर हम साथ साथ कंस्ट्रक्शन ये लिखेंगे भी कि टेक आर्क PQ ऑफ द गिवन सर्कल, कि एक ये सर्कल है जिसके ऊपर आर्क है P एंड Q। देन टेक अ पॉइंट R ऑन द आर्क PQ। अब इस आर्क के ऊपर आपको एक पॉइंट मार्क करना है जिसका नाम है पॉइंट R। देन ड्रॉ कोड्स PR, उसके बाद P से R को ज्वाइन करना है एंड Q के साथ भी R को ज्वाइन करना है। यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर कि एक आर्क को लिया है जिसका नाम है PQ, फिर हमने P पॉइंट के साथ, तो P के साथ जब हमने R को ज्वाइन किया तो हमारे पास यहाँ पर कोड बनती है PR, और जब पॉइंट Q के साथ हमने R को ज्वाइन किया तो हमारी कोड यहाँ पर बनती है RQ, या आप इसको QR भी कह सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों ही कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम उसके किसी भी एंड पॉइंट के ऊपर कंपास को रखते हैं और उस लाइन सेगमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा, उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके उस लाइन सेगमेंट के दोनों साइड इस तरह से आर्क लगा देते हैं। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए हम लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट पर उस कंपास की टिप को रखते हैं और उसके बाद उन दोनों आर्क को इस तरह से इंटरसेक्ट कर देते हैं। और जब उन आर्क के इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पर बनी है ये इस वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और यही काम हमें करना है यहाँ पर इन दोनों आर्क के लिए, यानी कि PR और RQ के लिए। इसका ये मतलब होगा कि पहले हम कंपास को पॉइंट P पर रखेंगे और इस तरह से दोनों साइड में हम आर्क लगा देंगे। उसके बाद कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए अब हम कंपास को रखेंगे पॉइंट R पर और इन दोनों आर्क को इस तरह से कट कर देंगे। और जब हम आर्क के इंटरसेक्शन को ऐसे ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन का यूज़ करके, तो ये डॉटेड लाइन इस कोड PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
और यही काम हमें दोबारा से रिपीट करना होगा आर क्यू के लिए। मीन्स हम आर के ऊपर कंपास को रखेंगे और आर के ऊपर कंपास को रखने के बाद इस तरह से दोनों साइड में हम आर्क लगा देंगे। और अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए पॉइंट क्यू के ऊपर उस कंपास को रखना है और इन दोनों आर्क को इस तरह से हम इंटरसेक्ट करवा देंगे। और आर्क के इंटरसेक्शन को जब ज्वाइन करेंगे इस डॉटेड लाइन से, तो ये डॉटेड लाइन इस आर क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी आर एंड आर क्यू, यानी कि हमें उन दोनों ही कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है। देन दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे। हैंस पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो इस तरह से वो पॉइंट ओ उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। इसके बाद सम नंबर 3। तो यहाँ पर सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। यानी कि जब हम दो सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं जिनके बीच में दो कॉमन पॉइंट्स हों, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों सर्कल के बीच में दो कॉमन पॉइंट्स हैं। और अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो यानी कि यहाँ पर ये जो कोड बनेगी ये इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड हो जाएगी। और जब इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया जाएगा इस तरह से, तो इन सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इस कॉमन कोड को बाइसेक्ट करेगा और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना है। यानी कि हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि इस कॉमन कोड के दो इक्वल पार्ट हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर ए बी इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड है। और जब हमने इनके सेंटर को ज्वाइन किया तो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इस कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा कि इसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, ए सी इक्वल्स टू बी सी। और साथ ही हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये एक 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो ए बी इज़ द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल ओ आर एंड ओ डैश आर डैश। यानी कि हमने यहाँ पर एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया है जिसका सेंटर है O और जिसकी रेडियस को हम लेट कर रहे हैं R। इसके बाद दूसरा सर्कल हमने ऐसा ड्रॉ किया है जिसके सेंटर को हमने नाम दिया है O डैश और इसकी रेडियस को हम मानकर चल रहे हैं R डैश। और इन दोनों सर्कल के अंदर ये जो AB है ये इनकी कॉमन कोड है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी। यानी कि इन दोनों के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ये बनता है ओ ओ डैश। और हमें ये प्रूव करना है कि ओ ओ डैश इस ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के लिए हमने यहाँ पर ए को ओ फिर इसी तरह से ओ डैश से ज्वाइन किया और यहाँ पर पॉइंट बी को भी ओ एंड ओ डैश से ज्वाइन किया है। और अब हम करेंगे इस सम का प्रूफ। तो यहाँ पर इस सम के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे दो ट्रायंगल जिनका नाम है ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। आप देख सकते हो कि ये एक सर्कल है और इसी सर्कल के अंदर
इन दोनों रेडियाई को यानी कि ए ओ एंड ओ बी को ड्रॉ किया गया है। और हमें ये पता है कि किसी एक ही सर्कल के अंदर हम जितने भी रेडियाई ड्रॉ करते हैं उन सभी की लेंथ इक्वल होती है, तो इसलिए ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। और इसका रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ओ आर, यानी कि ये दोनों उस सर्कल की रेडियाई हैं जिसका सेंटर ओ है और जिसकी रेडियस आर है। फिर सिमिलरली इसी तरह से ए ओ डैश इक्वल्स टू बी ओ डैश, यानी कि इस वाले सर्कल के अंदर भी हम जितनी भी रेडियाई ड्रॉ करेंगे उन सभी की लेंथ भी सेम होगी। तो इसका रीज़न आ जाएगा कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ओ डैश कोमा आर डैश, यानी कि ये उस वाले सर्कल की रेडियाई है जिसका सेंटर है ओ डैश और जिसकी रेडियस है आर डैश। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में हमने एक ये ट्रायंगल लिया था और एक ये ट्रायंगल लिया था, तो आप इजीली ये देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल में जो ये वाला लाइन सेगमेंट है यानी कि ओ ओ डैश ये कॉमन है, तो इसलिए ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन था। यानी कि हमने यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में इसकी 3 साइड्स को इक्वल शो कर दिया है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है एस 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 का, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से इनके किसी भी पार्ट्स को हम इक्वल कह सकते हैं। तो हमने एक ये वाला ट्रायंगल लिया था और एक ये वाला ट्रायंगल लिया था, तो अब जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो CPCT से हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि एंगल ए ओ ओ डैश और इसी तरह से एंगल बी ओ ओ डैश, कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और इसका रीज़न है CPCT। इसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्रायंगल है AOC और ये ट्रायंगल है BOC। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसको अभी अभी हमने यहाँ पर CPCT का यूज़ करके इक्वल शो किया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि आप इस एंगल को AOC भी कह सकते हो या इसको AOO डैश भी कह सकते हो। तो हमने उसी AOO डैश का नाम यहाँ पर AOC लिख दिया है। इसी तरह से ये जो एंगल BOO डैश है इसको हम सिर्फ BOC भी कह सकते हैं। तो इस BOO डैश का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है BOC, यानी कि इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया था। इससे अलग AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO, यानी कि ये एक ही सर्कल की रेडियाई हैं, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। और आप डायग्राम से क्लियरली ये देख सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो OC है वो कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक एंगल और दो साइड्स को इक्वल शो करके इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख दिया है। दैट मीन्स ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू ट्रायंगल BOC, और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है SAS का। और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब हम CPCT से इनके भी किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि AC इक्वल्स टू BC। आप ये देख सकते हो कि AC इक्वल्स टू BC, और इसका रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया है CPCT। और इसी के साथ साथ एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो CPCT से पहले हमने AC को BC के इक्वल लिख दिया, और अब हम यहाँ पर इस एंगल को भी इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO, और इन दोनों का ही रीज़न हो जाएगा CPCT। इसके बाद जैसे कि हमें पता है कि एंगल ACO एंड एंगल BCO ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो
कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही ये दोनों एंगल बने हैं, यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री भी है। दैट मीन्स ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, बिकॉज 90 + 90 = 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है, तो एंगल ACO एंड एंगल BCO बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि OO' ने उस AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल दिखाकर ये प्रूफ कर दिया है कि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और जब हमने AC को BC के इक्वल दिखाया था, तो वहाँ से हमने ये दिखा दिया था कि वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। यानी कि इस डायग्राम के अंदर आप ये कह सकते हो कि OO' ने इस AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। इसके दो इक्वल पार्ट्स किए हैं जो हैं AC = BC, और यहाँ पर AC = BC, और यहाँ पर जो एंगल बना है ये वाला, यानी कि OO' एंड AB के बीच में जो एंगल बना है ये एंगल है 90 डिग्री का। आप इस एंगल को भी 90 कह सकते हो, इस एंगल को भी 90 कह सकते हो, इस एंगल को भी 90 कह सकते हो। तो हमने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है कि AC = BC एंड एंगल ACO = 90 डिग्री एज वेल एज एंगल BCO = 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि OO' इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और इस सम के अंदर यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 10.3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।